जी राजा भाई ले जाएं, लेकिन मुझे 4:30 तक चाहिए वापस। पेज नंबर 561। आज P&L का तो कोई सवाल होमवर्क में नहीं मिलेगा। पेज 561। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। और एक छोटी सी चीज और लिख लें, इसको ले जाया करना है वर्किंग 5 में। जैसे वो बैलेंस शीट में लिखते होते हैं ना वर्किंग 3 और 2, इसको वर्किंग 5 में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि ये किसी को देना है, ये सारा हमारा, इसलिए जरा याद रखिएगा इसको वर्किंग 5 में ले जाया करना है। 6 फिगर्स लिख लें और इसको भी अलग से कहीं लिख लें क्योंकि बाद में इसको तकसीम करना है। पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड, ये कहते हैं दिसंबर 2015। 6 फिगर्स लिखवाएं। 835 प्लस अभी एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़नी, वर्किंग 5 खोलनी है। SRE की तरह वर्किंग होगी, S प्रॉफिट। देख देख लेते 147। वर्किंग नंबर 8 और वर्किंग नंबर 9। चलें जी, वो जो पहली क्लास में करवाई थी एडजस्टमेंट उस तरह कर लें। थोड़ा सा अंदर करके लिखिएगा फिगर्स को ताकि मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूं साथ। किसने बेचा? P ने। तो P की सेल बताएं। 60। P2S सेल कितनी? 60। क्या लिखते होते हैं इधर? अनसोल्ड, सोल्ड, अनसोल्ड। अगला बंदा कितना उसमें से नहीं बेच सका? इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक। बेचने वाला कौन है? पेरेंट। खरीदने वाला तो सब्सिडरी के स्टॉक में पड़ी हुई हैं चीजें कितनी? 20। अनसोल्ड का प्रॉफिट मार्जिन है, मार्कअप? मार्कअप है 25% ऑफ कॉस्ट, यानी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो ये फिगर पड़ी है 120, हमें दे दो 25। 4। अभी आगे भी चल पड़े, फिर एक ही दफा कर लेते हैं। S to P sold, unsold 5। अनसोल्ड का प्रॉफिट 20% ऑफ सेल, मार्जिन 100 नहीं
80 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल को क्या लें? प्रॉफिट कॉस्ट बैलेंसिंग 80। 5 पड़ा हुआ है 100 पर, तो मेरे कैलकुलेटर बता दो 20 कितना है? 1। चलें जी, एडजस्टमेंट्स कर दें, फिर सवाल खत्म। एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दें। किसने बेचा? अच्छा, ये दोनों फिगर्स हम इग्नोर किया करते थे, सिर्फ ये वाली और ये वाली फिगर लेते होते थे। मैं आपको पुरानी बातें भी याद करवा दूं। इसकी एंट्री हम करते थे CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और इसकी एंट्री हम करते थे SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट। थोड़े दिन बाद P&L की एडजस्टमेंट भी आप इसी तरह बोल रहे होंगे। अभी तो आप लोगों ने ओके, practice makes a man perfect if he is coming in class and practicing the things. Okay, दिल टूट जाता है जब क्लास में कोई एक बंदा भी छुट्टी करता है। वादे किए थे कि सारी क्लासें अटेंड। अच्छा, इन सवालों में किसने बेचा? तो ये 60 जो है ना यहां पड़ा हुआ है P की सेल में, और इसकी परचेज में पड़ा हुआ है। तो ये सोचते हुए यहां से आप लोगों ने माइनस कर देना है 60 दोनों जगहों से। वही जो मैंने ऊपर 12 माइनस अभी पिछले सवाल में किया था ना। किसने बेचा? P ने। किसकी सेल में पड़ा हुआ है? P की। इतना तो सोचा नहीं करेंगे, मुझे भी पता है, आप आने वाले दिनों में इतना मुझे भी पता है। किसने खरीदा? S ने। किसकी परचेज में पड़ा है? यहां रूल भी लिख लें साथ आज, डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। इस 60 को माइनस कर दिया करें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से। जैसे बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर कैंसिल करते थे, यहां सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल हो रही है। ओके, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर दें 4 रुपए से। सो अभी लॉजिक बताते हुए माइनस और इधर आते हुए प्लस। तो आधी क्लास तो आधी मजी। -12 की तरह -60 लॉजिक बताते हुए माइनस, लॉजिक बताते हुए माइनस, और इलॉजिकल बताते हुए प्लस। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल यानी एड इन कॉस्ट ऑफ सेल, एड इन कॉस्ट ऑफ सेल। असल में माय डियर, असल में ये जो माइनस और यहां भी एक माइनस लगा होता है क्लोजिंग स्टॉक वाला, वो माइनस माइनस इस कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करता है असल में। इस वजह से मैं प्लस कर रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो आपको जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगी। हम किसी और तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हमने लॉजिक लिखी थी, लॉजिक के तरीके से देखते हैं। स्टॉक को कम कर दो। अच्छा, वैसे लॉजिक के स्टॉक को कम करने की पहले ये सुन लें, स्टॉक 12 पे पड़ा हुआ है ना, हम लाना किस पे चाहते हैं? 10 पे। ये वजह, स्टॉक को कम। स्टॉक को कम करने की जर्नल एंट्री कोई बंदा बता दे, अगर किसी ने एनआरवी लॉस टाइप कोई एंट्री किसी क्लास में सीखी हुई है। स्टॉक को कम करने की जर्नल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है तो स्टॉक क्या हो जाता है? अब ये बात अगर आपको R1 में समझ नहीं आई थी तो हम यहां आके क्या समझाएं, लेकिन सादा सी बात है, बताइएगा। असल में मैं यही चाह रहा था स्टॉक कम होता, लेकिन माय डियर स्टॉक इसमें माइनस करके बढ़ा हुआ है। मैं क्या करूं? स्टॉक इसमें खुद माइनस करके बढ़ा हुआ है। स्टॉक कैसे निकला होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस माइनस करके एक चीज पड़ी हुई है, उसमें कोई चीज माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं वैसे ये कह देता होता हूं बच्चों को कि अगर फिर भी कोई मसला है तो जनरल एंट्री लिख लें कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज करने की, बोले कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ताकि उनको याद रहे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी क्यों है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी क्यों है। और एक ऐसी डंके की चोट पे अब हम बात करने लगे जिससे आप बिल्कुल ही, जिसे कहते नहीं बंदा ठंडा हो गया, रिलैक्स हो जाएंगे। वो बात ये है कि हम आपस का प्रॉफिट उल्टाना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से आपस का प्रॉफिट उलट जाएगा। ये बात आपको कभी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, खर्चा, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहरहाल ये सारी लॉजिकें खत्म हो जानी है। 2 दिन बाद आपने भी बोल रहे होना है इसको सेल कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। छोटी सी वजह लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से आपस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये मैंने क्या लिखी है छोटी सी करके, जनरल एंट्री, बोले कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से आपस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह याद रख लें, ये से ज्यादा आसान तरीका मुझे लग रहा है। बहरहाल हमने बताया क्या किया करना है कल से क्लास में, हमने इसका नाम रख देना ट्रायंगुलर अप्रोच। ट्रायंगुलर अप्रोच यानी बस +4 कर दिया, 3 फिगर्स आया करेंगी बस, -60 -60 +4, सब कुछ खुद ही सेट हो जाया करेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं आपने पूरी सेल और परचेज ही उल्टा दी तो सर फिर 4 पे क्या फायदा था। ओ भाई वो 4 क्लोजिंग स्टॉक को सेट करने के लिए होता है, परचेज का इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ा होता है अगर वो ना बिके तो इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक भी सेट करना पड़ता है। क्लियर? आप बता दें किसने बेचा, फाइनल आखिरी दफा आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, किसने बेचा, पी ने, पी की सेल में से 60 क्या कर दें माइनस, किसने खरीदा, एस की परचेज में से 60 माइनस कर दें। अच्छा जी, किसने बेचा, पी ने, किसने आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, पी ने। आपस का प्रॉफिट उल्टाने के लिए कोई अगर चाहे पेपर में तो जीपी माइनस कर दे 4, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। आपने आपस का प्रॉफिट उल्टाने, जीपी माइनस कर दे 4, फिर आप लोग यहां ना शो कीजिएगा, यहां ना जीपी माइनस कर दे 4, बिल्कुल यू विल गेट फुल मार्क्स। हम नहीं, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बट ही विल बी इंप्रेस्ड कि इसको पता है आपस का प्रॉफिट उल्टाना है। तो मैं कह रहा हूं आपस का प्रॉफिट जीपी माइनस करके ना उल्टाएं, मुझे कोई अच्छी सी और राय दे दें। आपस का प्रॉफिट उल्टाना, खर्चे बढ़ा दें, खर्चे बढ़ा दें, आपस का प्रॉफिट उलट जाएगा +4। तो ये ट्राइंगल बस ध्यान में रखिएगा। चलें जी आगे, तो लिख दें कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करें, लिखें डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। अब इतनी जान लगा लिया, इस एडजस्टमेंट पे तो टाइम ना लगवाएं। माइनस करें जी, -30 -30, ये -30 क्या है, किसने बेचा, एस ने, तो किसकी सेल में पड़ा हुआ है, वैसे इतना सोचिएगा ना, चलें 645 में पड़ा हुआ है, इतना सोचिएगा ना। वैसे किसने खरीदा, पी ने, ये 30 रुपए कहां पड़ा हुआ है, पी की पर यहां पड़ा हुआ है, तो इसमें से 30 और 30 माइनस कर दें। अब आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, आपस का प्रॉफिट उल्टाने के लिए या तो प्रॉफिट में से 1 माइनस कर दें, जैसे सीआरई डेबिट करते होते, एसआरई डेबिट करते होते थे, अब प्रॉफिट में से 1 माइनस कर दें, बेहतर है। बस अब इतना लंबा ना लिखा करें, यहां छोटा सा लिख दिया करें इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि आपस के प्रॉफिट कम हो जाए। बढ़ाएं जी कॉस्ट ऑफ सेल +1, तो वो ट्राइंगल अप्रोच, ट्राइंगल अप्रोच। एक छोटा सा काम जरा याद रखिएगा,
ये अकाउंट है एसआरई टाइप, इसलिए इसमें ये नीचे वाली एडजस्टमेंट हिट होनी है। कुछ बच्चे पूछते हैं आप डबल एडजस्टमेंट हिट कर रहे हैं, आप 1 रुपए को इधर भी लेके जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एसआरई में यहां ये 1 रुपया आता था। कुछ बच्चे कहते हैं आप डबल हिट मार रहे हैं, 1 रुपया यहां भी हिट कर रहे हैं, 1 रुपया यहां भी हिट कर रहे हैं। ये मैं कई सालों से सुन रहा हूं, आप 1 रुपये को डबल हिट कर रहे हैं। भाई 1 रुपये को मैं डबल हिट तब कर रहा होता जब मैं इधर से फिगर्स लाके एडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करके यहां पे कोई फिगर लिखता, फिर आप कहते दोबारा 1 को माइनस ना करें, फिर तो आपकी बात भी मुझे समझ आती। लेकिन ये फिगर्स भी मैंने सवाल से उठाई हैं, जो 4 फिगर्स हैं ये भी अनएडजस्टेड है, और ये फिगर भी मैंने कहां से उठाई है, सवाल से उठाई है। तो अब एक काम, अच्छा कुछ बच्चे क्लास के बाद आएंगे, वो कहेंगे आपने 1 रुपए को इधर हिट किया है तो फिर 4 रुपए भी तो कहीं डालते ना। उनसे फिर अब लड़ाई होती है। अब उनको कहा जाता है फिर वो एक बनाओ अकाउंट, ए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अकाउंट, पेरेंट का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अकाउंट, फिर इधर पी का प्रॉफिट डालो, फिर तो बहुत लंबा काम उनके साथ हो जाता है, फिर बंदा उन्हीं के साथ बैठा रहता है। पी का प्रॉफिट अकाउंट, फिर एस के प्रॉफिट का हमारा हिस्सा डालो, फिर 4 माइनस करो। ठीक है करो, फिर उन लोगों के पास बहुत टाइम होता है, फिर वो कहते हैं चलो कराएं, ट्राई कराएं। फिर ये तो कैरी डाउन निकलता होता था सीआरई, ये कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। ये कैरी डाउन वो निकल आने जो इधर बैलेंसिंग, वो जो पेरेंट ओनर नहीं निकलता। तो जिन लोगों को इतना शौक है और पागल हैं और दीवाने हैं, तो वो घर जाके यहां पी का प्रॉफिट डालें और यहां जाके एस के प्रॉफिट का हिस्सा डालें और सीआरई टाइप एडजस्टमेंट यहां करें और एसआरई टाइप एडजस्टमेंट यहां करें, क्योंकि पी का प्रॉफिट तो पी के प्रॉफिट में पड़ा है ना, और एस का प्रॉफिट तो मसला किस प्रॉफिट में है, एस के प्रॉफिट में। बहरहाल कोई वेला है तो मेरे पास आ जाएगा क्लास के बाद, मैं कोशिश करूंगा, मैं अवेलेबल ना हूं। इसके कोई रेड मार्कर से एक बात लिखें, ये यहां पे उंगली रख के, ऑल्सो हिट एस प्रॉफिट, बस मेरी नजर में इतना कर लें, बाकी जिसको मसला है फिर क्लास के बाद आ जाए। यहां पे लिख लें ऑल्सो हिट एस प्रॉफिट, व्हाई नॉट हिट ए प्रॉफिट। सुबह सुबह बताया बैलेंसिंग आनी है, चीजें वो खुद ही सेट हो जाना है सारा, उसकी टेंशन आप लोग ना लें। तो ये इस टॉपिक में आसानियां हैं। ऑल्सो हिट एस प्रॉफिट, किसने बेचा, एस ने, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, इधर भी खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट कम करें, इधर प्रॉफिट कम करके प्रॉफिट कम करें। क्यों, क्योंकि दोनों फिगर सवाल से उठाई हैं। कुछ बच्चों का सवाल बहुत जेन्युइन होता है, डबल 1 रुपए को रिकॉर्ड ना करें, मुझे शर्म आ रही है। शर्माओ ना, अगर इधर से एस का प्रॉफिट लाके इधर लिखता मैं तो वो फिर पहले ही शायद 146 होता और पता नहीं क्या होता, उसकी फिर मुझे टेंशन नहीं होनी थी, वो पहले ही 146 होता तो वो फिर टेंशन नहीं होनी थी। लेकिन अभी प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 147। तो ये भाई क्वेश्चन से उठाइए फिगर, ये अनएडजस्टेड है। तो एडजस्टमेंट्स वी आर वेरी अनलकी कि ये 2-2 दफा करनी पड़ेंगी इन सवालों में। ये सवालों के अंदर बड़ी ब्यूटी है, 2-2 दफा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अलग स्टोरी चल रही होगी और ये अलग स्टोरी चल रही होगी। तो इंशाल्लाह इसी की रिवीजन करनी है, खत्म हुआ जी हमारा कॉन्सेप्ट टोटल्स कर। ये S2P वाला प्रॉफिट, इसको उल्टाया करेंगे, बताएं जी। अब नहीं सीआरई में नहीं कुछ लेके जाना, एनसीआई 146 इंटू, वैसे आज एक और बात भी लिख लें, एसआरई टाइप सारी एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी सिवाय डिविडेंड के, एसआरई टाइप सारी एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी सिवाय डिविडेंड के, बल्कि सारी एडजस्टमेंट जो एसआरई में पड़ी हैं वो सारी इधर हुआ करेंगी। एसआरई टाइप सारी एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी सिवाय डिविडेंड के, डिविडेंड तो बैलेंस शीट टाइप चीज है ना। एसआरई टाइप सारी एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी, इतना ही लिखने काफी है, एसआरई टाइप सारी एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी। अच्छा अब सीआरई वाली एडजस्टमेंट्स इस सवालों में अब किधर जा रही हैं, मैं की करा सीआरई टाइप क्यों नहीं मैं पोस्ट करा, वो एंड पे बैलेंसिंग आ जानी है, उनकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी जी। बोले 146 इंटू 29.2,
इसको फिर एंड पे देखते हैं क्या करना है। 29.2 को आपको पता ही है शायद, टोटल्स कर दें मैडम। हाँ जी 13 830 5। अच्छा वैसे एस के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स हो गई हैं इधर से, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो पहले से उठाया हुआ है 147। गुडविल की इंपेयरमेंट नहीं डालनी, इंपेयरमेंट गुडविल की। अच्छा चलो जान दो फिर। 337 ये दें पेरेंट के ओनर्स को ताकि जल्दी सवाल खत्म हो। नहीं इंसाफ, ये क्या है पैट। अब क्या लिखें, पैट अवेलेबल टू पेरेंट ओनर्स एनसी। उतारे नीचे वर्किंग 5 एडजस्टेड वाला दें, एडजस्टमेंट्स वगैरह करके सब 29.2। सवाल खत्म हो। हाँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के सवालों को हम ऐसे किया करेंगे कल से कि पहले बैलेंस शीट का सवाल खत्म कर लिया करेंगे, फिर P&L का सवाल किया करेंगे, वो फिर कल देखते हैं। ओके अच्छा अब इसमें ना हैंड रिटन पेज होता था हमारी किताब में, अभी भी है हैंड रिटन पेज, लेकिन हमने उसको निकाल कर इधर डाल दिया हुआ है और वो पेज हमने नया डाला हुआ है, तो वो ढूंढना पड़ेगा कि पेज हमने कहाँ डाला है। ये इस बार एक नया पेज किताब में डाला है, पेज 526, पेज 526। तो कंसोलिडेटेड P&L बनाते हुए हमने जान छुड़ा ली है हैंड रिटन पेजेस से। आज हमने क्लास में पढ़ी है एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 4, और ये हमारी खत्म हो गई है कंसोलिडेटेड P&L के एंगल से। ये पेज है किताब का 526। बाकी एडजस्टमेंट्स आपको पता है कल वही वाली होनी है, गुडविल की इंपेयरमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट सारी वही हैं जी। सारे इधर आ जाएं। ये डाटा हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। सोल्ड कितना, अनसोल्ड 6 क्या है, ये माइनस कर दें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि आपस के प्रॉफिट। डिडक्ट 100 फ्रॉम सेल एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल बाय ट्रायंगुलर अप्रोच। ये करने P&L के मुंह पर। किसने बेचा, वर्किंग 5, डू नॉट हिट वर्किंग 5, क्योंकि सेलर कौन है P। हाँ वर्किंग 5.1 अगर किसी ने बनानी हो ए प्रॉफिट कंसोलिडेटेड, उसमें फिर ये 4 हिट हो सकता है। उसमें वैसे मेरा दिल चाह रहा है आपको करके भी दिखा दूं, और वो 4 हिट होने के बाद ये जवाब आना है 307.8, लेकिन दैट्स फ्रूटलेस एक्सरसाइज। और आगे चलें, दूसरा सिनेरियो आज हमने क्या पढ़ा है बोले, S2P। 60 को कहां कहां माइनस करने, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में, और इनकी लॉजिक्स भी नहीं याद करनी, इलस्ट्रेशन 1 2 घर जाके ना कीजिएगा, बात मुक गई है, आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट ये चीजें, बस जो हमने बता दी है वो काफी है, पास करने के लिए बता रहा हूं। अच्छा जी, ये 60 कहां से माइनस कर दें, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में। लॉजिक थोड़ी थोड़ी घर जाके सोच लीजिएगा। एस ने बेचा उसकी सेल में पड़ा हुआ है, पी ने खरीदा उसकी परचेज में पड़ा हुआ है, और किसने बेचा, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए। 3 काम करें, डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल बाय 4। नेक्स्ट, किसने बेचा,
एस ने किसके प्रॉफिट में पड़ा हुआ है? एस के। ओहो, वर्किंग 5 का नाम नहीं हमने डाला ना, इस वजह से मसला आ रहा है। वर्किंग 5 का नाम नहीं हमने डाला। वर्किंग 5 का नाम क्या है? एस प्रॉफिट। आप बताएं किसने बेचा? एस ने। किसने आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? एस ने। तो रिड्यूस कर दें एस का प्रॉफिट बाय ₹4। वो अनलकीली आज के सवाल में पेरेंट वाली एडजस्टमेंट 4 से थी, लेकिन इधर सब्सिडरी वाली एडजस्टमेंट 4 से। रिड्यूस एस क्लास के बाद भी किसी ने कुछ आगे क्या ही देना, वो ये 4 वो वाला था नहीं, ये 4 ये वाला है। और गुडविल को कहां डाला करेंगे इंपेयरमेंट लॉस को? वो देखेंगे फिर वक्त आने के ऊपर क्या क्या करना है। अच्छा जी, असल में पता है प्रैक्टिस की किन चीजों की जरूरत है? प्रैक्टिस की इन चीजों की जरूरत होगी। वो पता है क्या करेगा? पेरेंट ने 400 रुपए की चीजें खरीद के 600 रुपए की सब्सिडरी को बेच दी। पेरेंट ने 400 रुपए की चीजें खरीद के 600 रुपए की सब्सिडरी को बेच दी। अब ये वाले सवाल आईकैफ दे रहा है। फिर इसमें पता क्या करना होता है? इसमें हम करते हैं 200 डिवाइडेड बाय 600 और मार्जिन मिसिंग होता है, वो निकालना पड़ता है। अब वो इन चक्रों में चला गया क्योंकि उनको पता है ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है, इसमें बच्चा पूरे नंबर ले रहा है। तो वो सवाल एक किस्म के दे रहा है। वो सवाल दे रहा है कि जी पेरेंट ने 300 रुपए का सामान खरीदा था और सब्सिडरी को बेच दिया 350 का, और प्रॉफिट परसेंटेज सवाल में दे नहीं रहा। अब बेचा किसने? मी ने। कितना कमाया? तो अगर 50 को 350 पे डिवाइड करूं तो मार्जिन, और अगर 50 को 300 पे डिवाइड करूं तो जो मर्जी निकाल लिया करेंगे पेपर में, वो हमारी मर्जी है। तो अब उसका शिफ्ट सारा इस तरफ चला गया हुआ है। कई दफा इस तरह बताता है कि हर महीने पेरेंट ने उसको 4 मिलियन की चीजें बेची, तो 4 × 12 करके ये फिगर निकाल लिया करेंगे। वो सारा शिफ्ट उसका इस तरफ चला गया हुआ क्योंकि उसको पता है इन एडजस्टमेंट में कोई जान नहीं है। ये जो फारिक सी एडजस्टमेंट है बच्चे धड़ाधड़ करके आ रहे हैं। ओके, किताब के एंड पे, इसी सफ़ों के एंड पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, वो निकालें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। पेज नंबर किसके आगे है? 683 के आगे। लास्ट टाइम कौन सा कैफ 6 था? अगस्त? ये कोई और था? नहीं, ये तो अगस्त है ना। इसमें पड़ी हुई है ये प्रेजेंटेशन, इसमें कहीं नजर आ रही है ये प्रेजेंटेशन पड़ी हुई? ये ओह, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। बताएं माय डियर, कौन होता है हमारे सवालों में? पेरेंट या सब्सिडरी? नहीं, पेरेंट नहीं माय डियर, इन्वेस्टर होता है ना वो तो। सब्सिडरी क्या होती है? इन्वेस्टी। ड्रॉप सीन। ऑल्ट सी का बटन दबाएं ताकि ये क्लोज हो जाए, F5 का बटन दबाएं। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। पेरेंट का सब्सिडरी पर क्या होता है? कंट्रोल। ये कंट्रोल 51% शेयर लेने से नहीं बनता। अगर आपके पास 45% शेयर्स भी हों तो भी ये आपकी सब्सिडरी बन जाती है, अगर बाकी लोगों के पास 1% के शेयर्स हैं। अब आपके पास हो गए 45% शेयर, बाकी लोगों के पास हो गए 9900। तो अब 55 लोगों के पास 55% शेयर्स हैं और आप अकेले के पास। तो स्टैंडर्ड कहते हैं भाई माइट इज राइट,
तो मेजॉरिटी के साथ कोई ना कोई 5-6 बंदे खड़े हो ही जाएंगे। टेंशन ना लेना कि 55 के 55 उल्टा के रख देंगे तख्ता पीटीसीएल का, कहते पागल ना बन जाओ। हाँ, अगर आपके पास 45 होते, अगले के पास 30 और 25 होते, वो फिर अलग बहस है, वो अभी मैं नहीं कर रहा। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 45% और बाकियों के पास 1%। अब जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो मेन हुकूमत जिनको मिली है उनको चाहे 45% की बेस पे मिली है, लेकिन कोई ना कोई छोटे मोटे उनके साथ आजाद वाले मिल ही जाएंगे और वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। इसलिए बताएं, क्या कंसोलिडेशन के लिए 51% की शर्त है या कंट्रोल की शर्त है? कंट्रोल की शर्त है। एन इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद एंटिटी, इन्वेस्टी के साथ जो मर्जी आपकी नेचर है इन्वॉल्वमेंट की, कहते हैं मैं उसको नहीं देख रहा। आप हमेशा ध्यान रखना वेदर इट इज अ पेरेंट, क्या आप पेरेंट बन गए हो? हमने कहा कैसे पता चलेगा? बाय असेसिंग वेदर इट कंट्रोल द, कहते कंट्रोल देखा करो, ये ना देखा करो नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, 39% है मेरे पास, 40% है, कहते नेचर नूचर नहीं देखा करो। आपने क्या देखा करना है जिंदगी में? कहते कंट्रोल 3 चीजों से आता है। Number 1, an investor controls an investee if and only if it has all of the following. क्या क्या? If you have power over investee, पहली शर्त क्या आपकी इन्वेस्टी के ऊपर क्या होनी चाहिए? पावर, यानी डिसीजन मेकिंग में पावर ओवर द इन्वेस्टी। और दूसरी शर्त, ये कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए। दूसरा और तीसरा मिला के पढ़ें और हाथ खड़ा करके इसका मतलब बताएं। दूसरा और तीसरा मिला के पढ़ें और हाथ खड़ा करके इसका मतलब बताएं। हो सकता है आपके मुंह से कोई लफ्ज निकल जाए, हम आपको इनाम दे दें। हाइब्रिड वालों के मुंह से कुछ निकले, ये लेटना नहीं है हाइब्रिड में, सेकंड लास्ट क्लास हो रही, तकिया मंगवा। अच्छा, जब मैंने बोलने आपने कहना ये तो मेरे मुंह से निकलने लगा था। पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन बस वो लफ्ज नहीं इनके मुंह से निकल रहा, जिसकी वजह से नाम रुका हुआ है। असल में जब आप कोई भी कंपनी खरीदते, नहीं अब नहीं मिलना है नाम, जब आप कोई भी कंपनी खरीदते हैं ना, तो आपको मिलता है डिविडेंड, जिसको आप लोग प्रॉफिट बोल रहे थे अभी। आपको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड इज अ वेरिएबल रिटर्न, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड रिटर्न। आप बैंक में पैसे रखेंगे तो यू आर नॉट एक्सपोज्ड, आपको फिक्स रिटर्न मिलना है। बट आप अगर सब्सिडरी के शेयर खरीदेंगे, यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न। जैसे कोरोना में मैं एक्सपोज हो गया, नाउ यू आर एक्सपोज्ड, बट एक्सपोज टू व्हाट? नॉट अ फिक्स रिटर्न, वेरिएबल रिटर्न। लेकिन वेरिएबल रिटर्न शुक्र करने वालों के लिए बड़ी कमाल चीज होती है। कई दफा कंपनी 40% भी डिविडेंड दे देती है जब अच्छा जमाने होते हैं। तो यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वो वेरिएबल रिटर्न भी आप ही ने डिसाइड करना है कितना है। आप डिसाइड किया करेंगे 12% डिविडेंड देने। कल के सवाल में कितने परसेंट डिविडेंड था? क्वेश्चन 12 के अंदर 10% डिविडेंड था। और होमवर्क वाले सवाल के अंदर कितने परसेंट डिविडेंड था? उसमें 15% डिविडेंड था। तो वो जो डिविडेंड्स थे, यू आर एक्सपोज टू देम बिकॉज डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स्ड रिटर्न्स, दे आर, and you are the person who will decide the percentage. You have the ability to use your power over the UFON to effect the amount of dividend. आपने डिविडेंड की अमाउंट भी डिसाइड करनी है। तो बोलें रिटर्न का क्या मतलब है? इधर भी लिखें वेरिएबल रिटर्न का मतलब डिविडेंड, और इधर भी लिखें रिटर्न का मतलब डिविडेंड। ये एमसीक्यू जब खत्म होते हैं उससे अगला सफर, वेरिएबल रिटर्न के आगे भी डिविडेंड, रिटर्न के आगे डिविडेंड। चलें जी, अब एमसीक्यू आता है अक्सर, वो पूछता है कि ये 4 लाइनें लिख देता है, बताता है इसमें से 3 बताओ कौन सी कंट्रोल की डेफिनेशन पे पूरा होता रही है। तो बताएं जी, कंट्रोल हासिल करने के लिए क्या चाहिए हमें? पावर चाहिए हमें। दूसरा, हम एक्सपोज हों वेरिएबल रिटर्न से, और तीसरी वेरिएबल रिटर्न को की अमाउंट डिसाइड करने की पावर भी
हमारे पास हो। सर्कमस्टांसेस यानी मिसालें आप देखते हैं जहां कंट्रोल में एग्जिस्ट। ये ऐसा सारी आपको ऐसी मिसालें देने लगा हूं जिनमें हमारे 50% शेयर नहीं होंगे, 51%, उससे कम होंगे, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करे होंगे, कंट्रोल करे होंगे, क्योंकि पिछले वाली तीनों पावर्स हमारे पास होंगी। कंट्रोल इज assumed to exist when the parent owns directly or indirectly through other subsidiaries। कई दफा डायरेक्टली ओन कर रहा होता है, कई दफा अदर सब्सिडरीज को डाल के ओन कर रहा होता है। मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, जिसको आप 51% लिखें। कहते हैं आम हालात में तो दुनिया में यही मशहूर हुआ है कि 51% वाली सब्सिडरी होती है। Unless in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such control does not। कई दफा मोर देन 50% वाले का भी कंट्रोल नहीं होता। वो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, वो फिर लोग इनको खुड्डे लाइन लगा देते हैं, चुप करा देते हैं, इनके मुंह बहुत तरीके होते हैं दुनिया में। कहते हैं उन्होंने छोड़ो, बहुत बड़ी चाल मारी है पुत्र, साडा ख्याल थी 2-4 लाइना होंगियां। 45% होल्डिंग बाय ए कंपनी गिव इट्स कंट्रोल ऑफ बी कंपनी। एक कंपनी ए है, नहीं एसोसिएट नहीं, मैं कंपनी ए से मुराद अल्फा है, एसोसिएट तो अभी हमने नहीं शुरू किया। 45% होल्डिंग बाय ए कंपनी यानी पीटीसीएल गिव्स इट्स कंट्रोल ऑफ यूफोन। लिखे ना 45% होल्डिंग बाय पीटीसीएल। ये इधर तस्वीर खींचो, इधर नाम लिखो, ऐसे इनको समझ नहीं आती। ए कंपनी 45% होल्डिंग बाय पीटीसीएल कंपनी गिव्स इट्स कंट्रोल ऑफ यूफोन। व्हाई? पढ़ें। A company might control another company if it owns shares which gives it less than half of the voting right. Why? Such a company is said to have a de facto control, लातीनी जबान का लफ्ज़ है de facto control, over the other company. De facto is a लातीनी phrase which translates as of fact, reality देखो. It is used in reality to refer to a position held in a fact if not by legal। लीगली आप 51 नहीं हो, लेकिन रियलिटी में आप कंट्रोल कर रहे हो। वाई? डिफेक्टो कंट्रोल होता क्या, ये नहीं हमने यहां बताया हुआ ना। डिफेक्टो कंट्रोल ये होता है, लिखें कि ऊपर वाली कौन सी कंपनी है, कंपनी ए, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पीटीसीएल, और दूसरी कौन सी कंपनी है। तो अब बताएं पीटीसीएल ने यूफोन के कितने परसेंट शेयर ऑन किए हैं, 45%, और बाकी यूफोन के जो शेयर्स ऑन किए हुए हैं वो 11%। सर आसिफ ने ऑन किए हुए हैं, सर उमैर ने ऑन किए हुए हैं, सर अमजद ने ऑन किए हुए हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह लोगों ने 11% ऑन किए हुए हैं। तो ये टोटल कितना बन गया, 55%। तो इस कंट्रोल को क्या कहते हैं, डिफेक्टो कंट्रोल। जल्दी करें नोट। तो पीटीसीएल के पास 45 है, तो अल्लाह का शुक्र है इस सिनेरियो में पीटीसीएल क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, लेकिन लीगली कंट्रोल नहीं करी 50 से ऊपर, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग पीटीसीएल इसकी अपनी कंसोलिडेशन करेगी, इसके सारी पीटीसीएल इसकी इसी तरह की अकाउंटिंग करेगी। मजे की बात सुने, आज एनसीआई 55% है, हाँ करें, आज एनसीआई 55% है और हम कौन है, 40। लेकिन ये 45 ऐसी बला की चीज है कि 55 बोल नहीं सकते जी। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज डिफेक्टो कंट्रोल। ये लिखेंगे तो ये लाइन समझ आएगी जो इधर एग्जांपल में लिखी हुई है। इसके ऊपर हेडिंग दे दें डिफेक्टो कंट्रोल, बट इट इज अ कंट्रोल because I have power, because I am exposed to very able return and I am the person who will decide percentage of dividend। ऐसे छोटे मोटे जो 55% के लोग होते हैं ये फिर इनके साथ मिल ही जाते हैं, तो 2 4 4 5 6 भी मिल गए तो इनका गुजारा चल जाना है, 6 को खरीद लें। अच्छा, कहते कोई ना कोई बच्चा कहता है बोंगी मारेगा, वो सुन ले। इट वुड बी अनलाइकली दैट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स के 52-53 मिलके वुड वोट टुगेदर टू थ्रो अवे ए
डायरेक्टिंग द कंपनी एज इट विशेस। कहते हैं बहुत मुश्किल है तख्ता उल्टाना इस ए का इस वक्त, बहुत मुश्किल है कि पीटीसीएल को तुम थ्रो अवे करके बाकी 55 लोग मिल जाएं। 55 लोग क्योंकि अपने माइंड्स हैं, तो 55 लोग आपस में मिल जाएं, इधर दो नहीं आपस में मिल रहे होते, पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही होती हैं अखबार में, तो इधर दो नहीं आपस में मिले तो 55 कहां से आपस में मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कोई ना कोई बोंगी जरूर मारेगा, कोई कहेगा यकीन 55 भी मिल सकते हैं, वो कहता है नहीं नहीं इट इज वेरी अनलाइकली, लेकिन हो सकते हैं, कहते हैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इट इज वेरी अनलाइकली, पॉसिबल प्रोबेबल शुरू। A company might control another company even if it owns shares which gives it less than half of voting right because it has an agreement with the other shareholders which allow it to exercise control. इसका किसकी क्या मिसाल हो सकती है? इसकी यह मिसाल हो सकती है कि पीटीसीएल के पास 45% शेयर्स हैं यूफोन के, और किसी बैंक के पास 20% शेयर्स हैं। अब पीटीसीएल अक्सर बैंक से लोन लेता रहता है, बैंक के डायरेक्टर्स को भी जानता है, तो पीटीसीएल ने बैंक के डायरेक्टर्स को मीटिंग में पाँव मार देता नीचे से, जो मैंने कहना तुमने वो कहना है। बैंक के मैनेजर जी सर जी आप उधार लेते रहते हैं हमारे से, जैसे आप कहेंगे वैसे। तो कई दफ़ा हम लोगों को मना लेते हैं, आपको पता है मनाना तो हमें आता है लोगों को, कई दफ़ा लोगों को मना लेते हैं। तो लिखें ये आखिरी वाले डब्बे की मिसाल, और ऊपर छोटा सा लिख लें बैंक को हमने मना लिया हुआ है, जो हम कहेंगे वो, जो आप लोगों ने उधर नहीं पढ़ा था कैफ 2 में, इंटरपोज पर्सन, वो बंदा बीच में डाल दिया आपने बीच में। तो ये मिसाल लिख के लिख लें बैंक को हमने मना लिया है, बैंक को हमने मना लिया है। ओके याद नहीं करना, बस बार बार पढ़ना है कि सवाल में कभी आए तो अंग्रेजी समझ आ जाए। ठीक है काफी है, निकालें जी, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। IAS 1037 का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें, 26 कौन सा वाला है खोलें, किधर है 1037? नहीं पहले पास पेपर क्वेश्चन 2 करें, पहले पास पेपर क्वेश्चन 2। क्यों इसे 1037 कहाँ गायब हो गया हमारा? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? पास पेपर क्वेश्चन 2 की आखिरी एडजस्टमेंट। भाई एक मुझे कॉन्सेप्ट बता दें, जब वारंटी मिलती है तो कस्टमर की जेब से कितने पैसे जाते हैं? पढ़ें जी, पेज नंबर, बस ये आप मुझे खुद याद कराया करना, ये 2-2 सफ़े कंसोलिडेशन की थ्योरी के करके ख़त्म करेंगे। आसान आसान से सफ़े हैं ये, जल्दी से पढ़ें।
सूर, शेखुपुरा, सरगोदा, गुजरात, चिश्तियाँ। इन हजरात में से अगर कोई मंगल को किसी ने छुट्टी की ना तो बस फिर देख ले। सवात वाले तो चले जाएं, कल चले जाएं। टीएल सेल्स प्रोडक्ट्स, आप लोगों के इलाकों में अच्छी बात है, ये मिलना मिलाना बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जाके पढ़ाई नहीं होती फिर। टीएल सेल्स प्रोडक्ट्स बी, टीएल सेल करता है प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल प्रोडक्ट्स बेचता है, टीएल कौन है? हम हैं, ठीक है। टीएल सेल्स प्रोडक्ट विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल चीजें बेचता है 12 महीने की वारंटी देके। अगरचे मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहे 8 महीने की सिर्फ। ये तो पहली दफा बात आई है, जिन्होंने कल की क्लास ली या नहीं ली, कल की क्लास में इस तरह की बात नहीं थी। अच्छा छोड़े भाई, कल की क्लास की वजह से इसके इम्पैक्ट नहीं होना, पार्ट बी जो था। अच्छा मुझे बताएं, ये कस्टमर को क्या आपने कह के भेजा है? नहीं, ये नहीं है कि 8 महीने की वारंटी वो दे रहा तो मैं उससे 8 अगले 12 महीने की दे रहा हूं। मतलब आगे जाके सवाल में आपको ये चीज नजर आ गई है, इस मसले का थोड़ा सा हल नजर आ गया है। लेकिन अभी अपेरेंटली पता क्या लग रहा है कि जो हमने वारंटी कार्ड दी है उसमें 12 महीने की वारंटी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर ने भी वारंटी कार्ड दे दिया है, अगरचे दो द मैन्युफैक्चरर। अच्छा पहले हम बताएं, हम कितने हिस्से की वारंटी दे रहे हैं? 12 महीने की। चीज खराब हुई तो 12 महीने में ले आना। मैन्युफैक्चरर क्या कह रहे हैं? चीज खराब हुई तो 8 महीने में ले आना। अच्छा चलते हैं आगे। However, we are responsible if SL fails to honor its obligation for this warranty. अच्छा एक लाइन मैंने मिस कर दी, वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। ये लाइन इन दोनों के साथ मिल रही है। कहते हैं रिपेयर करना चीजें हमें नहीं आती, रिपेयर कौन किया करेगा? एसएल। कहते रिपेयर करना चीजें हमें नहीं आती, रिपेयर शॉप हमारे पास नहीं है, रिपेयर कौन करके दिया करेगा? एसएल। आगे चलें, आगे चलें, चीजें खुद ही क्लियर होंगी। ताहम टीएल की जिम्मेदारी है कि अगर टीएल की जिम्मेदारी है अगर एसएल फेल हो जाए, इट्स ऑब्लिगेशन का मतलब 8 महीने बोल दूं, बुरा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? इट्स ऑब्लिगेशन का मतलब 8 महीने बोल दूं? अच्छा चलिए बोल देता हूं। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation for this warranty। वो कितनी वारंटी दे रहे हैं? तो एसएल ने कहा है कि अगर मैन्युफैक्चरर को यांकी फैंकी करे 8 महीने में तो तुम मेरे पास आ जाना, कोई मसला। यहां से एक और बात भी पता चल गई कि पहले 8 महीने में कस्टमर किसके पास जाया करेगा? पहले एसएल के पास। और अगर उसने लिफ्ट ना कराई तो किसके पास आया करेगा? टीएल के पास। इफ वारंटी क्लेम अराइजेस विद इन 8 months, SL does not charge any cost to, यही तो मसला था। कस्टमर को तो पूरी दुनिया में कॉस्ट चार्ज नहीं होती, इसीलिए तो मैंने सवाल शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछ लिया था। इफ वारंटी क्लेम अराइज विद इन 8 months, SL does not charge any cost to customer ना लिखिएगा, ये तो पूरी दुनिया को पता है कस्टमर को वारंटी चार्ज नहीं होती। ये कहना चाह रहा था does not charge any cost to TL, does not charge any cost to TL। कितने लोगों को ये बात समझ आई थी ये पढ़ते हुए? एक्सेलेंट। does not charge any cost to TL, TL पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां से पता चल गया कि पहले 8 महीने की हेडिंग दें और उसके लिए टीएल लायबल नहीं है। फर्स्ट 8 months, फर्स्ट 8 months और नेक्स्ट 4 कर लेते हैं, अगला नेक्स्ट 4 months, ठीक है। अच्छा बोलें जी,
ये कौन है? टीएल। ये कौन है? ये कौन है? कस्टमर। इधर देखें, एसएल प्रोवाइड 8 month वारंटी, however SL does not charge anything to TL. So 8 महीने की वारंटी हमारे सवाल के स्कोप से बाहर है। हम बस एक लाइन डाल के आएंगे, नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड बाय टीएल फॉर 8 months। डायग्राम, अगर मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोग, SL विल चार्ज 0 rupees टू TL। So how much provision should appear in TL books? ये लाइन पढ़ें। If warranty claim arise within 8 months, SL will never charge any cost to TL. SL कहते हैं TL मैं तेरे से 1 रुपया नहीं मांगूंगा। तो how much provision should be recorded in TL books? इस तरह डायग्राम बनाएं। अब लिखना शुरू करें। हेडिंग दें फर्स्ट 8 months। वो मैं बताऊंगा। इन फर्स्ट 8 months, इधर देखें, दूसरी लाइन, एसएल हैज प्रोवाइडेड वारंटी। दूसरी लाइन देखें ना, एसएल हैज प्रोवाइडेड वारंटी। ये लिख लिया आप लोगों ने, एसएल हैज प्रोवाइडेड वारंटी। अब लिखें एंड इधर देखें, एसएल विल नॉट चार्ज एनीथिंग टू टीएल, एंड एसएल विल नॉट चार्ज एनीथिंग टू टीएल। एनी कॉस्ट टू टीएल, ठीक है। एसएल विल नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। Therefore, no provision will be recorded by TL. Therefore, no provision will be recorded by TL for, अब फिक्रा पूरा करवाएं, फॉर फर्स्ट 8 months। चले मैं नहीं मैं और बोले ना फिक्रा, फॉर, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोलते नहीं होते कि पता नहीं मैं गलती निकाल दूंगा। फॉर एक्सेलेंट, फॉर क्लेम्स अराइजिंग इन फर्स्ट 8 month। ये फिक्रा मैं चाह रहा था, फॉर क्लेम्स अराइजिंग इन फर्स्ट 8 month। पता नहीं कहां किप से पढ़ के आ रहे हैं या क्या करते हैं। फॉर क्लेम्स अराइजिंग इन फर्स्ट 8 months, पूरी बात लिखा करें ना। लेकिन भाई पास पेपर के क्वेश्चन 3 में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। पास पेपर के क्वेश्चन 3 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो एक लाइन लिखी हुई है बड़ी भयानक सी, However, TL is responsible if SL fails। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ SL फेल हुआ है, लेकिन TL is responsible if SL fail। इसका मतलब बताएं क्या करवाया था, किसी को याद हो? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो डिस्क्लोज कर देना, क्योंकि अगर वो फेल कर जाए तो फिर मुझे तो करके देना पड़ेगा। तो मैं यूजर्स को क्या बताऊं अपने डिस्क्लोजर बनाते हुए कि मैंने कोई लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन एक डर मुझे लगा हुआ है अगर वो फेल हो जाए। वैसे होता तो वो पास ही है, हमेशा मैट्रिक एफएससी तक पास ही होता रहा, आज तक कभी उसने फेलियर देखा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आइंदा भी नहीं देखना। तो वो फेल हो जाए तो मैं लायबल हूं, तो इज इट अ कंफर्म लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी? हाँ, इसी की बात की कॉन्टिन्यूएशन में डालें, इधर से फिक्रा पढ़ के। However, TL is responsible if SL fails in first 8 months।
However, TL is responsible if SL fails in first 8 months. So, a contingent liability will be disclosed by TL for warranty claims arising in first 8 months. अच्छा, अच्छा अब किन्नू चाह चढ़िया था सी? Well, I am asking you, who was excited? क्या चाह चढ़ा हुआ था उसको? यानी कि वो तो मैन्युफैक्चरर से भी आगे नहीं था, बाप से भी आगे निकल रहा था अपने को, कहता है तू 8 महीने की वारंटी देता है, 4 महीने की मेरी तरफ से चल। अब वारंटी सर्विसेज तो उसने देनी है क्योंकि इसको रिपेयर करनी नहीं आती। ये तो मोबाइल खोल के बैठ जाए तो वो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं ना, आप नई गाड़ी नया मोटरसाइकिल लेके जाएं तो वो खोल के जब दोबारा बंद करते हैं जी 4 पेज कंपनी ने एक्स्ट्रा लाए सी, ये 4 पेज ले जाए, वो उनको पता नहीं होता किधर लगने थे वो। भाई इतनी देर से बात समझ आती है, फायदा कोई नहीं होता बात समझाने का, ठीक है? जाते हुए 4 पेज भी दे देते हैं, ये ले जाए आपकी मोटरसाइकिल से बचे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पता नहीं ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हो गई थी। अब मुझे ये बताएं कि 4 महीने की वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी इसको मैं कह सकता हूं, 4 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी किसने ऑफर की है? However, SL charges 500, 1000 रुपए एंड 2500 फॉर अ माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट। 500, 1000 रुपए, 2500 रुपए के ग्राइंडर ही होंगे, जूसर होंगे जो सही हो जाने। 500 रुपए में तो जूसर भी शायद 500 में सही नहीं होता। चलें जूसर ग्राइंडर की मिसाल ले लें, कोई लैपटॉप की मिसाल ना लें। तो अगर हम आपका ग्राइंडर ची कर रहा हुआ तो 500 रुपए में सही हो जाएगा, अगर आपका ग्राइंडर चा कर रहा हुआ तो 1000 रुपए में सही हो जाएगा, और फड़ कर रहा हुआ तो 2500 में सही हो जाएगा। असल में बच्चों को माइनर, मॉडरेट, मेजर पता नहीं होता था, आज पता चल गया। एंड मेजर डिफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन ईच यूनिट इफ द डिफेक्ट अराइजेज इन एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ SL charges to TL। वो TL से पैसे लेगा। TL तो तू मुझे पैसे दे क्योंकि ये तो मैं तेरी वजह से करके दे रहा हूं, मुझे तो कोई शौक नहीं था। तो द प्रोबेबिलिटी दैट वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड मे अराइज इज एज अंडर। फर्स्ट 8 मंथ वाली फिगर्स तो ना निकालें क्योंकि फर्स्ट 8 मंथ्स में मैं लायबल ही नहीं हूं। मैं लायबल सिर्फ कितने मंथ्स में हूं? लास्ट 4 मंथ्स में। ड्यूरिंग द ईयर अ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स हैज बीन सोल्ड बाय TL। इस साल 12,000 यूनिट्स TL ने बेचे हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि 12,000 में से 6 आएंगे या 6% आएंगे माइनर रिपेयर के लिए? 6% आएंगे। अच्छा, अब 4 महीने के लिए किसकी तरफ मैं लायबल फील कर रहा हूं? कस्टमर की तरफ। लेकिन अब अच्छा, कोई बच्चे क्लास के बाद आगे कहते होते हैं सर डायग्राम ऐसे ना बनाएं, 4 महीने के लिए ये कस्टमर की तरफ लायबल फील कर है, लेकिन इसने पैसे तो SL को देने हैं ना। और यार जो मर्जी लाइन बनाओ, बस इधर से इधर लाइन बना लो, इधर से इधर लाइन बना लो, बस अगर आप लायबल फील कर रहे हो कस्टमर की तरफ तो ऐसे लाइन बना लो। और अगर आपने पेमेंट करनी है SL को, मुझे पता है क्योंकि असल में होगा क्या, कस्टमर तो इसी के पास डायरेक्ट जाया करेगा ना, तो बस 4 महीने की लाइन जैसे मर्जी बना लो, जैसे आपका दिल चाह रहा है बना लें, इस तरह बना लें लाइन। तो बता दें 4 महीने की पेमेंट्स किसने करनी है? TL ने। किसको? SL को। क्यों करनी है? क्योंकि TL को रिपेयर करना नहीं आता। आप बता दें 4 महीने की फिगर कैसे निकलेगी? कितने यूनिट्स? जरा कोई लोग होंठ हिलाओ आए में, तो 12,000 जरा 6%, ये क्या आ जाएंगे? ये क्या आ जाएंगे? वैसे जरा क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं।
720 ग्राइंडर वो आएंगे जो सिर्फ पापा कर रहे होंगे। एक पे ग्राइंडर कितने का सही होगा? 500 रुपए का। फिर 12,000 में से 10% आएंगे, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के 1000 प्लस नाना लगना 12,000 जरा 3060। अच्छा जी, एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट 3060, पॉज करें। वैसे कोई बात ज़हन में आई थी, मैंने कहा छोड़ो करें। अच्छा एक्सपेंस नहीं, कोई ऐसी नहीं थी, कोई ऐसी नहीं थी। एक्सपेंस होती कोई इंपॉर्टेंट आपकी दुनिया या आखिरत के एतबार से तो मैं कर देता। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 3060। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्वांटिटी सोल्ड कितने यूनिट्स हैं? 12,000। ये क्वांटिटी सोल्ड कब की है? फॉर द ईयर। मुझे बताएं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस 12,000 में से कितने यूनिट्स आएंगे माइनर रिपेयर के लिए? 720। कितने यूनिट आएंगे मॉडरेट रिपेयर के लिए? 1200। और कितने यूनिट आएंगे मेजर रिपेयर के लिए? 600। क्या ये मेरा, ये फिगर ना निकालें, क्या ये मेरा अंदाजा है या ये आए हैं? लाइन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या ये मेरा अंदाजा है या ये आए हैं? अंदाजा है। अच्छा चलें, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरा साल कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? जुलाई से जून है, जनवरी से दिसंबर है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस साल मैंने कितने यूनिट्स बेचे? 12 ना बोला करें, 12। कितने यूनिट्स बेचे? 12,000 को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, करना नहीं होता पेपर में, तो हजार के सेट बना के शायद मैंने बेचे। मुझे ये बताएं, इन 12,000 में से जो यकम जुलाई को बेचे होंगे उनका तो जून तक अगर आ गए, अगर वो जून में आए तो फिर उनकी वारंटी मेरे ऊपर थी। और अगर जो मैंने जुलाई में बेचे थे वो सितंबर में आए तो उनकी वारंटी उसके ऊपर थी, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। कस्टमर पता है क्या करता है? कस्टमर डेट देखता है, किस दिन मुझे दुकानदार ने बेचा है, कस्टमर डेट देखता है। जो मैंने बेचे थे अक्टूबर में, फर्ज कर लें अक्टूबर के एंड पे बेचे, चलें सितंबर के एंड पे, जो मैंने सितंबर के एंड पे बेचे, अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर वो मई तक खराब हो जाते तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और जो मैंने बेचे सितंबर में, अगर वो जून में खराब हो गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी थी। क्लियर होगी बात? मुझे ये बताएं कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 12,000 की कोई जिम्मेदारी अदा कर दी होगी? 12,000 में से कोई रिपेयर कर दिए होंगे, या 12,000 के 12,000 ही अगले साल से रिपेयर के लिए आना शुरू होंगे? वैसे जरा बीइंग अ दुकानदार एक बात आज मुझे बताएं, ये 12,000 के 12,000 जो इस साल बेचे हैं, ये अगले साल से आना शुरू होंगे या 7-8 महीने के अंदर भी कोई आ गए होंगे? कोई 9-10-11 महीने के अंदर भी आ गए होंगे। तो इट्स वेरी वेरी इलॉजिकल दैट आई अज्यूम दैट वारंटी एक्सपेंस इज नॉट एक्चुअली इनकर्ड बाय मी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं अज्यूम करूं कि मैंने वारंटी एक्सपेंस इनकर ही नहीं किया इस साल। ये तो मेरा अंदाजा था ना, वो जो 3060 फिगर निकाली, 3060 में से यकीनन मैंने कोई 1060 या 2060 कुछ ना कुछ मैंने वारंटी रिपेयर्स कर भी दी होंगी। असल में ये जो अंदाजा होता है ना, अंदाजा, ये एंट्री होती है, ये एंट्री होती है,
ये जो हमने पढ़ी थी IS 12 में, प्रोविजन फॉर वारंटी, बल्कि एक सवाल था उसमें लिखा हुआ था सेल का 3% इज वारंटी एक्सपेंस। वो सवाल ज्यादा आसान था, उसमें सेल का 3% या 2% था, पता नहीं, पास पेपर का क्वेश्चन था, तो उसमें सेल का 2% इज वारंटी एक्सपेंस। भाई ये जो एस्टीमेट्स वाली फिगर निकलती है ना, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर होती हैं, ये कैरी डाउन्स नहीं होती। हमने कैरी डाउन्स प्रोविजन बतानी होती हैं असल में सोल्यूशन में कि कैरी डाउन्स कितनी हैं। आप बता दें ये 12,000 के 12,000 अगले साल आएंगे या 12,000 में से कुछ इस साल भी माइनर, मेजर और मॉडरेट रिपेयर के लिए आगे होंगे, इस साल भी आगे होंगे। ये तो पूरे मैंने अंदाजा किन फिगर्स की बेस पे लगाया है, मैंने पूरे साल की फिगर पकड़ी है 12,000। अगर 12,000 सेल पूरे साल की है तो 12,000 सेल में से कुछ, जैसे 12,000 के डेटर होते तो 12,000 के डेटर में से कुछ इस साल भाग गए होते, कुछ अगले साल भागते। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, सवाल में क्लाइंट डली हुई है, ड्यूरिंग द ईयर अ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स हैज बीन सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख इज पेड टू एसएल, is paid to SL by TL। और SL ने फोन किया, पुत्र मिन्नू 12 लाख पेज। आपने कहा क्यों? कहते वो धड़ाधड़ मोबाइल आ रहे हैं सही होने के लिए। जिनको तुमने जुलाई में अगस्त में बेचा हुआ ना, उनके 8 महीने पूरे हो गए हैं, वो मेरी जिम्मेदारियां नहीं है अब। तो क्या जुलाई वाले कुछ ना कुछ 9वें महीने आए होंगे कि ये 12,000 सारे के सारे अगले साल आने हैं? दुकानदार बने ना, आए होंगे ना। अब इसकी एंट्री कोई बंदा बता दे, इसकी एंट्री कोई बंदा बताए, इसकी एंट्री जरा मुझे करवाएं। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? एक लफ्ज लिखा हुआ है सवाल में, हाँ पेड, ठीक है 1200 बनाएं जी, आज धड़ल्ले से टी अकाउंट बनाएं। अब कैरी डाउन बता दे कितना, 1800। लिखें सवालों में आप पेमेंट्स भी आने लग गई हैं, सवालों में आप पेमेंट्स भी आने लग गई हैं। ये अंदाजा होता है ना, अंदाजे के अगेंस्ट पेमेंट्स। अंदाजा लगाने का नया तरीका बताएं, अंदाजा लगाने का पुराना तरीका बताएं। अंदाजा लगाने का पुराना तरीका वो दुनिया में अब पसंद नहीं किया जा रहा, सेल का 2%, शायद चीजें सही होने के लिए आ जाएं। ये अंदाजे लगाने के पुराने तरीके हैं, ये भी कभी कभी आईकैप दे देता होता है, ये तो रफ गैस है। अंदाजे लगाने के नए तरीके क्या आगे में हैं? कई चीजें ज्यादा खराब होती हैं, कई चीजें कम खराब होती हैं, कई चीजें तकरीबन बिल्कुल नहीं खराब होती, वो 500 में सही हो जाती हैं, वो ये है, उनके आने का चांस ये है। अच्छा पता नहीं वैसे बिजनेसमैन ये कैसे करते हैं, मैं तो ये देख के हैरान होता हूँ कि ये डब्बा कैसे बनाते होंगे लोग कि 12,000 बेची हैं, 6% तो आ जाएंगे माइनर रिपेयर के। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस में साढ़े ते पास्ट एक्सपीरियंस ही फारग हो जाते हैं जिंदगी से भी, तो पता नहीं ये कैसे अंदाजे लगाते हैं लोग। बहरहाल लगाते हैं लोग अंदाजे, क्या करें, चलो हमें क्या, सवाल में तो दिए होते हैं। अच्छा वो जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो ये डब्बा भी बनाना पड़ेगा, ये डब्बा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कह दिया करेंगे इंशाल्लाह कोई नहीं सही होना, आने जान दो। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल लाइफ दी नहीं होगी, इंटेंजिबल्स की निकालनी होगी, खुद सोचनी होगी। सवाल अच्छा अब मुझे आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की फ्यूचर वैल्यू भी नहीं दी होगी, वो तो अंदाजा लगाना होगा 12 साल बाद लोग कितने पैसे मांगेंगे। अच्छा जी आप बोलें 4 मंथ्स की हेडिंग देके, अच्छा मुस्कुराते रहा करें ना, मुस्कुराते रह, थोड़ी देर बाद 4 मंथ्स की हेडिंग डालें। फॉर एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, ये कौन सी वारंटीज होंगी जो 9वें महीने या 10वें महीने चीजें सही होने आएंगी? फॉर एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, फॉर एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स TL will recognize
will recognize a provision because there is a present obligation due to a past event, that is sale of product with warranty. Product with warranty. ये स्टेट भी होगा ना हर वन वाला। अच्छा आगे बोलें। The provision will be calculated as follows. मेरे ख्याल से पेपर में ना ऐसे करके आइएगा, ये देखें, बस ये काफी है, ये और इसकी जरूरत नहीं है, वो ये काफी है। और इसके ऊपर वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1, a warranty expense of rupees 3060 will be recognized. However, a warranty expense of rupees 3060 is recognized. कहाँ से छोड़ा था? A warranty expense of rupees 3060 million will be recognized. जो बड़े बिजनेस होते हैं तो वारंटियां भी बड़ी बड़ी होती हैं। 3060 will be recognized. However, as we have paid warranties of, बोलें, as we have, टी काउंट को एक्सप्लेन करो ना, as we have paid warranties of 1200, so warranty provision will appear in our books at only, so warranty provision in our books will appear in our books at only, बोलें, rupees 1860. अच्छा, एक सवाल मैंने आज आपको दिखाना है जिसमें उसने पेमेंट नहीं डाली हुई। इस सवाल में पता नहीं, मैं हैरान होता हूं उसने पेमेंट क्यों नहीं डाली। ये सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 3 की एडजस्टमेंट 1। इसमें आप आखिरी 2 लाइनें पढ़ें। ओ उसने प्रोविजन ही निकाल के दे दी हमें, उसने मॉडरेट मेजर माइनर रिपेयर के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से तो होना चाहिए था ना, कोई पेमेंट्स होनी चाहिए थी। लाइनें, आखिरी 2 लाइनें पढ़े जरा इस सवाल की, आखिरी 2 लाइनें पढ़े। इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 7 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है हमारे साल वाली नहीं दी, उसने डायरेक्ट ये फिगर दी है, वुड बी इनकर्ड इन, what is already incurred in our year, what is would be incurred in next year। तो लिखें इसके साथ, इसने 1860 टाइप फिगर दे दी, इसने 1860 टाइप फिगर दे दी, और 1860 के साथ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 3 में ये हुआ है ना, क्वेश्चन 3 याद नहीं आ रहा, पढ़ें। इट इज एस्टिमेटेड एट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एंड 7 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन next year for products sold in our year for products sold in, चीजें हमारे साल बिकी हैं, वारंटी कॉस्ट अगले साल पे होगी। तो लिखें इसने क्वेश्चन 2 की 1860 टाइप फिगर दे दी है, इसने क्वेश्चन 2 की 1860 टाइप फिगर दे दी है। बहरहाल मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप 1860 के साथ लिखें वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर, यहां आके भी लिखें would be incurred in next year। पास पेपर का क्वेश्चन 3 क्यों आसान था और इसमें क्यों थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मार्क्स अच्छे मिल गए? उसमें 4 मिलियन की फिगर निकाल के दे दी थी, इसमें माइनर मॉडरेट मेजर रिपेयर भी डाली, उसने फिगर भी निकलवाई, और फिगर निकलवाई पूरे साल की सेल की बेस पे। वो फिर
कैरी डाउन नहीं होता, वो एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। उसमें से फिर पेमेंट भी जालिमा ने माइनस करवाई, फिर उसके बाद जाके अब आप लोगों ने ये सारा कर लेने के बाद घर जाके अच्छे से बच्चों ने किसी दिन टाइम निकाल के पार्ट बी कल वाले लेक्चर का अटेंड करना है। जब आप पार्ट बी कल वाले लेक्चर का अटेंड करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, कल वाले लेक्चर के पार्ट बी में पेज 87 पे 871 पे इसी सफे पे बेशक लिख जाएं ये सवाल। ये 3 सवाल टोटल बनते हैं वारंटी के। एक हमारा पास जिदू पढ़ाने लगो कोई ना कोई स्यापा, एक हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर माशाल्लाह। बकरा प्रॉपर लीजिएगा जरा, सींगों शींगों वाला, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मतलब उसकी पूरी बॉडी तो ली जाती है नामाया माल में, तो जरा प्रॉपर सींगों शींगों वाला बकरा। कुछ लोग दुम्बा भी लेते होते हैं, बाल ज्यादा होते हैं, गुनाह भी माफ होते, जरा प्रॉपर कोई लीजिएगा जानवर, और अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर दीजिएगा साथ ही। मोबाइल का यूजेज, सोशल मीडिया का अननेसेसरी यूजेज, ये सारा का सारा आप लोग जो है ना। तो कौन कौन सा सवाल है जी वारंटी का? पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का, वो तो आप ढूंढ ही लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 का 1, और क्वेश्चन नंबर 25 का 4। अच्छा, तो क्वेश्चन 15 का पार्ट 1, चलिए ठीक है, एतमाद कर लें उन पे, छोड़ें, सही करें। क्वेश्चन 15 का 1 वो मैंने क्लास में करवाया हुआ, असल में एक दफा क्लास में 15 के 1 के तौर पे नहीं करवाया था, कहीं और डलवा के करवाया था। वो सेल की परसेंटेज लगा के शायद दिया हुआ है, पता नहीं या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। अच्छा चलें छोड़ें। अच्छा माय डियर, ये सवाल जब कभी आप करेंगे ना, पार्ट बी अटेंड करेंगे, तो ये सारी लाइनें पढ़ने के बाद ये 2 लाइनें बड़ी क्रिटिकल होती हैं, क्योंकि इसमें डब्बे में एरोज बनाने होते हैं। डब्बे में एरोज बनाने होते हैं, कौन किसकी तरफ लायबल फील कर रहा है। The average cost of repairing each minor and major defect are इतने, the probability of claim is under and the sale for the year is 20,400। अब बोले सेल क्या दे दी उसने? फॉर द। अब जब मैं सेल ले ली फॉर द ईयर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे बता दें ये वाला जो मेरा सारा डेटा होगा यहां से लेके यहां तक, ये सारा डेटा यहां से लेके यहां तक, ये सारा डेटा क्या देगा? एक्सपेंस या कैरी डाउन? क्योंकि मैंने फिगर कौन सी उठाऊंगा? सेल पूरे साल की। जब सेल उठाऊंगा पूरे साल की और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या डेटा निकलेगा? बोलें एक्सपेंस का। और फिर नीचे जाके सवाल वाला बताएगा टोटल रिपेयर कॉस्ट पेड, जो इनकर्ड लिखा हुआ था ना सवाल में, टोटल रिपेयर, इस सवाल में इनकर्ड लिखा हुआ है, उसमें पेड लिखा हुआ है। तो ये 2 लाइनें सवाल में ना बिल्कुल एंड पे पढ़ लीजिएगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं है, हैं सही, लेकिन ये पेमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन यहां तक पहले वारंटी की प्रोविजन जरूर निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 का 4, कल पूरा सवाल करवाया था ये, तो पार्ट बी अटेंड कर लेना इंशाल्लाह। ओके, कल वाला नहीं, आज से ही हम लेक्चर अपलोड करना शुरू करें माय डियर। पेज 872, हम ये दिल के ऊपर स्टोन रख के कह रहे हैं आपको। आज वो जो सैटरडे को हमारे 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, उसमें 1 घंटे का कल हो गया, 1 घंटे का आज इंशाल्लाह 3:40 से लेके 4:40 पे मुझे छोड़ देना, क्योंकि कल भी घर में। अच्छा, असर से पहले इंशाल्लाह घर पहुंचेंगे सारे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट, कहां जा रहे हैं आज आप लोग? जरा कहां जा रहे हैं? कोई कुर्बानी कर रहे हैं बड़ी तो बता दें। मैं गाय की कुर्बानी नहीं कह रहा, मैं बड़ी कुर्बानी से मुराद है, क्योंकि इधर रुक रहे हैं तो वो भी बता दे जरा। शब जुमा पे जा रहे हैं, LDA एवेन्यू। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज 28 फरवरी 2025। कोहाट का भी है कोई? कोहाट का 28 फरवरी 2025। तो साल खत्म हुए हुए कितना अरसा हो गया? बोले ना 2 महीने। मेरे से ना पूछा करें,
Versec Limited is manufacturer specializing in high precision metal spare parts। ਤੁਹਾਡਾ CA नहीं हो रहा, ਤੁਸੀਂ metal और इस तरह की बातें ना किया करें, ये सीनियर्स परेशान करते हैं। टॉपो टॉप 4-4 पेपर निकाल के लोग जाके आर्टिकल्स कर रहे हैं, साडा CA नहीं हो रहा। ऑन 15 दिसंबर 2024, 15 दिसंबर 2024 को अनथक मेहनत, ईदों की कुर्बानियां, एन एक्सीडेंट अकर्ड इन VL's फैक्ट्री। सवाल शुरू ही यहाँ से होते हैं ये वाले। कॉजिंग सीरियस इंजरीज, माइनर नहीं सीरियस इंजरीज, जख्म बहुत गहरे लगे, टू 12 वर्कर्स एंड डिसरप्टिंग द फैक्ट्री ऑपरेशंस। और फिर उसके बाद हमें जो है 15 दिन फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ी। एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैव अराइजन। चलिए हाथ खड़ा करके बताएं पॉइंट 1 का जवाब। वैसे बता दो। अच्छा, वैसे सवाल में लिखा हुआ है हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, यानी बंदे बुंदे मार दो, कोई इंजरी भी हो जाए, कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं कहता है पुणे पुणे मार के निकल जाओ कहते लीगल ऑब्लिगेशन तो कोई नहीं है। पुलिस वाले भी देख रहे होते हैं यार बड़ा शुगर लग रहा है आज तो, फुल स्टॉप। लेकिन कुछ बहुत माशाल्लाह होते हैं जो अपने प्रोफेशन से, हर एक को ना इस तरह का समझा करें, और पहली मुलाकात के अंदर ही उसको जो है वो कई दफ़ा मैंने तो खुद देखा, कई दफ़ा हमें मुझे रोक लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा चलें जाएं आप, तो ओए क्या अभी तो इस बार इस्लामाबाद से मोटरवे से हम आ रहे थे तो कर के ना सब कुछ करने लगा था, कहते आपको कहीं देखा हुआ है मैंने, कहते पता नहीं सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, कहाँ पे देखा हुआ है। तो however on 5 जनवरी 25 को, किस दिन? 5 जनवरी 25 को, साल खत्म होने के 5 दिन बाद हमने वॉलंटरीली अनाउंस किया है कंपनसेशन अफेक्टेड वर्कर्स को, और उनको पे भी कर दिया है 15 जनवरी को। बहुत वैसे ये सॉर्ट ऑफ हल्का आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमने वैसे अक्सर रीस्ट्रक्चरिंग में भी आपको ये पढ़ाया था अगर अनाउंस अगले साल हो ना तो हमारे साल रिकॉर्ड ना करें। लेकिन एक लाइन बड़ी मजबूत आगे आ गई, असल में लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए 3 बातें पढ़ी थी पहली क्लास में, ये लेक्चर 1 इसने टेस्ट किया है। या करंट स्टेटमेंट हो, वो दी नहीं थी हमने, या पास्ट प्रैक्टिस हो, तो ये लाइन उसने टेस्ट की। इन सिमिलर पास्ट इंसिडेंट्स, कहते होती रहती हैं हमारी फैक्ट्री में, ये रोजाना की बात है। In similar past incidents, VL also has provided financial compensation to, आप बताएं, it is a published policy कि हम इंजरी किया करेंगे, और it is not a published policy. It is a current statement? No, it is a past practice. लिखें जी, लिखें, हमने आप स्ट्रेस खत्म कर दिया हुआ है, लिखा करें, ऐसे मुंह ना बनाए तो हाथ धोती में। मैं अपने घर के लिए 2 किलो चीनी लाने को कह रहा हूँ, मैं बकरे के लिए चारा लाने को कह रहा हूँ, हाँ तो वो ला देंगे। लिखें, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज अ प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, देयर इज अ प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड, देयर इज अ प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड बिकॉज, अनाउंसमेंट या कोई और वजह लिखें, because we have past practice of compensating, because we have past practice of compensating the injured people in such incidents, the injured people in such incidents. The past event here is injuries.
the past event here is injuries. The outflow is probable. मतलब अगले साल पे हो गया तो साल के एंड पे probable तो था ही. The outflow is probable. So a provision should be made for, बोले reliable estimate कितना है? So a provision should be made for 2 million लिखते हैं. reliable estimate भी छोड़े में तकरीबन अगले साल पे ही हो गया ना. 2 into 12. अच्छा, ये पढ़ें जी. अच्छा एडजस्टिंग इवेंट, देखो वो मेरे ख्याल से ये होता था कि उन्होंने साल के बाद हमारे खिलाफ केस किया है. ये किसी ने शायद कुछ नहीं किया, बल्कि हमने खुद ही अनाउंस कर दिया. लेकिन हम हमारे अनाउंस करने की वजह से तो हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, हमारी तो पास प्रैक्टिस की वजह से की है. इसलिए अच्छा, कौन सा इवेंट हुआ है साल के बाद जिसकी वजह से आप एडजस्टिंग कह रहे हैं? थोड़ी बात कर लें इस पे. कौन सा इवेंट? हल्का फुल्का चलता है सवालों में, अब इतना वो नहीं होना, लेकिन प्लीज बात करें. आप बताएं कौन सा इवेंट हुआ है साल के बाद? नहीं, अनाउंसमेंट तो हमारी तरफ से हुई है ना, लेकिन उसकी वजह से तो लाइबिलिटी हमने राइज करवाई नहीं. कुछ लोग कह रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट पता क्या होता था? कि एम्प्लॉयज इंजर हो जाते थे साल से पहले और साल के बाद एम्प्लॉयज आते थे, तो हमें पता होता था कि आमतौर पे ये लीगल ऑब्लिगेशन बाय डिफॉल्ट हमेशा पूरी दुनिया में ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है. ये याद रखिएगा. वो तो सवाल ने क्या कह दिया था कि ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है. चलें ठीक है यार, एक दो लाइनें पढ़ने दें, फिर ये अच्छी एडजस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं. ऑन 16 जनवरी 2025, साल खत्म होने के कितने दिन बाद? 16 दिन. लेकिन हम खड़े हुए हैं, हमें सब पता है हो क्या रहा है. अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है ना. ऑन 16 जनवरी 2025, आफ्टर रिसीविंग द अनाउंस्ड कंपनसेशन, जब अनाउंसमेंट पता चली लोगों को, तो 9 वर्कर्स, 9 कौन से हैं? इन 12 के अलावा या इन 12 में से? इन 12 में से जो इंजर हुए उन्होंने नहीं आना है ना. अच्छा, हमने अनाउंस कितना कर दिया? 2 मिलियन देने हैं. 12 ज़रब 2, 24 मिलियन. 24 मिलियन की लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर लिया है. 9 वर्कर्स फाइल्ड अ नेग्लिजेंस लॉसूट. 9 वर्कर्स ने कहा कि हमारा कसूर था, उन्होंने जुर्माना मांगा है 5 मिलियन, उन्होंने और पैसे मांगे हैं 5 मिलियन. कितने वर्कर्स ने? 9 वर्कर्स ने. ठीक है. अच्छा, इवेंट हमारे साल हो चुका था, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे साल के एंड पे कोई ना कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था. लेकिन आगे पढ़ें. VL लीगल एडवाइजर बिलीव दैट VL हैज स्ट्रॉन्ग डिफेंस. हमारी तोपें बंदूकें ज्यादा मजबूत हैं. VL has estimating that only there is low chance that court may rule in the favor of worker. ये 40% अमाउंट पे लगाने वाला है या केस हारने जीतने वाला है? क्या लिखा हुआ है? 40% चांस दैट कोर्ट विल रूल इन फेवर ऑफ वर्कर्स. क्या लेंगे? प्रोबेबल लेंगे, पॉसिबल? पॉसिबल. हमारे खिलाफ केस हुआ है, यस. प्रोबेबल, पॉसिबल, तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. इफ अवॉर्डेड, और अगर अवॉर्ड हो गया, डिसाइड क्या हो गया है? प्रोविजन बनानी है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. क्योंकि 2 बातों से पता चला. पहली बात, हमारा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, और दूसरी बात, इसकी वजह से केस हारने का चांस लो है. इफ अवॉर्डेड, अगर अवॉर्ड कर दे कोर्ट, अगर कर दे, करने का चांस तो कोई नहीं, इतना लो चांस है. इफ अवॉर्डेड, द कंपनसेशन कुड रेंज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख पर पर्सन with the most probable amount is probable, my dear. केस हारना is not probable. इस probable को उधर ना ले जाइएगा, मैंने आपको उधर ले जाना फिर. तो सॉरी, तो इस probable को ये ना कह दीजिएगा, ये probable reliable estimate वाली बात कर रहा है. ठीक है, तो बेहतर है कि इसमें अगर वो इतना ज्यादा फिगर से खेल रहे हैं ना, तो आप बताइएगा 2 मिलियन इंटू 9, 18 मिलियन की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिसक्लोज होगी. 18 मिलियन की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिसक्लोज होगी. द कोर्ट्स डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग. इस लाइन से अब क्या फर्क पड़ना है? स्टिल का मतलब पता है क्या? कहते हैं अभी तक 28 फरवरी को कोई डेवलपमेंट हुई नहीं. अगर कोई और डेवलपमेंट होगी होती तो उसको ले लेते. ठीक है, तो अब बताएं, as the chance of losing the case is only 40%, so it will be considered as
नहीं नहीं नहीं, इट विल बी कंसिडर्ड एज कंटिंजेंट नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट अपना सही कर लें किसी तरह. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, therefore a contingent liability will be disclosed. So it will be considered as contingent नहीं, it will be considered as possible. बुलवाते हैं मुझे. So there is a 40% chance that बोले we will lose the case. So it will be considered as contingent liability नहीं, it will be considered as possible obligation. So no provision will be recognized, but a contingent liability will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial. And in this case, the best estimate is rupees 2 million into 9 workers, that is 18 million. 18 million जो है उसकी contingent liability disclose करने. चलें जी जाएं. नहीं, किधर रहता है तू? लाहौर. फिर क्या मसला है? किस ट्यूसडे को किसने आना है? हो सकता है उसके मुताबिक हमने आपको शाबाश देनी हो. वैसे आउट स्टेशन वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए.